नमस्ते दोस्तों। जब लोगों को अपने फ्रेंड्स को शराब पिलाने के लिए फोर्स करना हो तो वो काफी बार बोलते हैं ये तो बियर है, ये तो वाइन है, शराब थोड़ी ना है। महाराष्ट्र सरकार पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही कुछ बात कर रही है कि हम तो वाइन बेच रहे हैं, लिकर थोड़ी ना बेच रहे हैं। वो उतना ज्यादा हानिकारक नहीं है। इससे हमारे राज्य की वाइनरीज को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और समाज में खुशहाली फैलेगी। तो लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है, डॉक्टरों को पूछ रहे हैं कि भाई सच्चाई क्या है। तो मैंने सोचा इस पे एक साइंटिफिक आंसर का वीडियो बनाते हैं। शराब के 3 प्रकार होते हैं, बियर, वाइन, लिकर। बियर में 3 से 5% शराब होती है, वाइन में तकरीबन 12% और लिकर में 40 से 45%। लिकर मतलब बहुत सारी चीजों का एक नाम दिया हुआ है, जैसे कि वोडका, रम, देशी शराब इत्यादि। तो प्रश्न यह है कि दारू के जो ये माइल्ड प्रकार है, बियर और वाइन, इन्हें लेना भी नुकसानकारक है या नहीं है। तो तथ्य 1, अधिकतर लोग शराब पीने की शुरुआत बियर, वाइन, ब्रीजर इत्यादि से करते हैं क्योंकि उन्हें वो सेफ लगता है। पर दारू का एक गुणधर्म है कि एक ड्रिंक से जो किक मिलती है, बाद में उसके लिए 2 पीने पड़ते हैं, फिर 3 पीने पड़ते हैं, जरूरत बढ़ती जाती है। इसे टेक्निकल भाषा में हम बोलते हैं टॉलरेंस, और शराब पीने वालों की भाषा में बोलते हैं अभी मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो क्योंकि मजा आना कम होने लगता है, तो कुछ देर बाद अनेक लोग बियर, वाइन को छोड़कर वोडका और रम की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें से 15 से 20% लोगों को उसकी आदत लगने लगती है, और जब वो पूरी तरह कंगाल हो जाए तो फिर वो हाथ भट्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ हाथ भट्टी और रम या लिकर के बारे में चिंतित होना काफी नहीं है। बियर या वाइन भी क्यों नहीं पीनी चाहिए, ये भी हमारे युवाओं को समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो स्टेपिंग स्टोन्स है जो लोगों को लिकर की ओर लेके जाते हैं। तथ्य 2, बियर का जो एक ड्रिंक है और वोडका का जो एक ड्रिंक है, इसमें जो दारू की मात्रा है वो समान है। भारत में एक ड्रिंक में 8 ग्राम दारू होता है, पर हां, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इसीलिए एक ड्रिंक की व्याख्या अलग अलग है। जैसे वोडका का एक ड्रिंक 30 ml का होता है, 30 ml का होता है, वाइन का एक ड्रिंक 75 ml का होता है, और बियर का एक ड्रिंक 200 ml का होता है, राइट। तो 90 ml वोडका के कंपैरिजन में 90 ml बियर कम हानिकारक है, पर 90 ml वोडका में भी 3 दारू के ड्रिंक है और 600 ml बियर में भी 3 दारू के ड्रिंक है। तो आप 90 की एक बोतल खाली करो या 600 ml का एक बियर खाली करो, आपके शरीर को उतना ही नुकसान होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ बियर पीता हूं और मैं तो एक टाइम पे सिर्फ 2 ही बोतल बियर पीता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक टाइम पे 2 बोतल बियर पीना, इसको हैवी ड्रिंकिंग की श्रेणी में कहा जाता है, और ये भी आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। एक्सीडेंट्स होने की शक्यता बढ़ाता है, नशे में आप कोई गैर व्यवहार कर दो और आपकी बदनामी हो जाए, इसकी शक्यता बढ़ाता है इत्यादि। तीसरा तथ्य, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार थोड़ी सी दारू भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। पर थोड़ी थोड़ी दारू लेने से तो सेहत अच्छी होती है, ये गलतफहमी बहुत प्रचलित है। कुछ स्मार्ट डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं, और इसीलिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और ऐसी बड़ी संस्थाओं ने पब्लिक नोटिफिकेशंस जारी किए हैं कि इस गलतफहमी का शिकार होकर खुद की सेहत को बर्बाद ना करें। इस विषय का एक दूसरा पहलू यह है कि काफी सारे पढ़े लिखे लोग भी आजकल दारू की कंपनियों की नसीहत में विश्वास रखने लगे हैं कि अगर हम जिम्मेदारी से कंट्रोल में पिए तो हमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ कुछ गैर जिम्मेदार लोग ज्यादा पीते हैं, उन्हें नुकसान होता है। हकीकत क्या है? एम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अनुसार आज की तारीख में भारत में 5.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके दारू का प्रमाण ज्यादा हो गया है और उन्हें
उससे बहुत नुकसान हो रहा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी नामक एक रिपोर्ट बनता है जिसे दुनिया के अनेक विशेषज्ञ मिलकर बनाते हैं। हमारी सेहत को नुकसान करने वाली हर एक संभाव्य चीज का अध्ययन करके ये रिपोर्ट बनाते हैं। उसके अनुसार 15 से 49 का जो युवा वर्ग है, इसमें मौत और बीमारी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर शराब का सेवन है। हां, तो ये दुनिया भर में लोकप्रिय है और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी मानव समाज चुका रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार हमारे समाज में जितने भी मर्डर्स होते हैं उसके 18% सिर्फ शराब की वजह से होते हैं। जितने सुसाइड्स होते हैं, आत्महत्याएं होती है, उसके भी 18% सिर्फ दारू की वजह से होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ कुछ लोगों को नुकसान होता है और बाकी सारे तो ऐश करते हैं। ऐसा नहीं होता। मेरा विल पावर स्ट्रांग है, मैं तो कंट्रोल में ही पीऊंगा, या मेन विल बी मेन, इस तरह के विचारों के प्रभाव में आकर आज भी कई सारे लोग शराब पीना शुरू कर रहे हैं और लाखों परिवारों को दुखी होना पड़ रहा है। जो लोग इसकी लत में फंस जाए वो सारे गैर जिम्मेदार, पर उन्हीं के दोस्त जो उनके साथ पीते थे बट अगर वो ना फंसे तो वो बड़े जिम्मेदार। ऐसा नहीं होता। शराब चीज ही ऐसी है कि कई सारे लोगों को अपना गुलाम बना देती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, शराब बनाने में और बेचने में कई सारे लोगों का आर्थिक फायदा है, सरकारों को रेवेन्यू मिलता है और इसलिए कई सारी सरकारें दारू की बिक्री को प्रोत्साहन दे रही है। लॉकडाउन में लोगों को शराब मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी। महिलाओं को अगर शराब खरीदनी हो और अगर वहां पुरुष खड़े हो तो उन्हें हिचकिचाहट हो सकती है, इसलिए कुछ सरकारों ने ऐसी दुकानें खोली है जहां पे सिर्फ महिलाओं को ही दारू बेची जाएगी। इस राज्याश्रय की वजह से और अन्य कुछ कारणों की वजह से 2010 से 2016 के बीच सिर्फ 6 सालों में भारत में दारू पीने वालों की संख्या पुरुषों में 2 गुना बढ़ गई है और महिलाओं में 4 गुना बढ़ गई है। क्या ये सब प्रगति के संकेत है? हमें थाईलैंड के अनुभव से सीखना चाहिए। आज से 40-50 साल पहले वहां पर दारू पीने वालों की संख्या बहुत कम थी। फिर सरकार ने सोचा कि अगर हम शराब की इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो आर्थिक प्रगति हो जाएगी, तो शराब को आसानी से बेचने देना चाहिए। परिणाम स्वरूप सिर्फ 40 सालों में वहां की 1/3 जनसंख्या दारू पीने लग गई और उनमें से 23% लोगों का शराब पीने का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिन घरों में शराब का प्रॉब्लम था उन घरों में घरेलू हिंसा का प्रमाण 4 गुना अधिक था। क्या हमें भी इसी दिशा में आगे बढ़ना है? हां, हर कोई व्यक्ति जो शराब या तंबाकू के व्यापार के साथ जुड़ा हो उसकी बहुत आर्थिक प्रगति होती है। फिर वो चाहे विजय मल्ल्या हो, मानिक चंद हो, हाथ भट्टी चलाने वाला हो, वाइनरी चलाने वाला हो या शराब की दुकान चलाने वाला हो। पर प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में लाखों परिवारों को गरीब और बीमार बनना पड़ता है। जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को सुपरवाइज कर रही थी तो उनके सुपरवाइजर ने कहा कि स्कीम की वजह से जो ज्यादा पैसा आ रहा था उस वजह से आधे परिवारों में बहुत प्रगति हो रही थी, बट आधे परिवारों में सारा जो पैसा आ रहा था वो दारू और जुए में बह जा रहा था। अर्थात हम कितनी भी अच्छी आर्थिक नीतियां लेकर आए, बट जब तक हमारे समाज में दारू का प्रमाण ज्यादा है तब तक हमारे समाज का आधा गरीब वर्ग गरीबी से बाहर नहीं आ सकता। अगर हम दारू पीने की संस्कृति को और बढ़ावा देंगे तो हमारे यहाँ की गरीबी जाहिर है और बढ़ेगी। हमारे यहाँ के सुसाइड्स, घरेलू हिंसा, एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, रेप्स और अन्य क्राइम्स जाहिर है और बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार समाज को जो दारू की वजह से नुकसान होता है उसको कम करने में जिन 5 स्ट्रेटेजीज को सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है उसमें से एक है स्ट्रेंथनिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अल्कोहल अवेलेबिलिटी, अर्थात लोगों को दारू आसानी से नहीं मिल पाए इस ओर प्रयत्न करना। पर जैसे कि पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग कहते हैं, एक ओर लोगों को शराब पीने की आदत लग गई है और दूसरी ओर सरकारों को उससे मिलने वाले रेवेन्यू की आदत लग गई है। तो पहले शराब पर बहुत सारा टैक्स लगाया गया ताकि
लोगों का शराब के प्रति का उत्साह कम हो जाए, पर क्योंकि बहुत सारा टैक्स मिलने लगा तो अभी लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर दोस्तों, बहुत सारे अध्ययनों में ये देखा गया है कि जो शराब की वजह से बीमारियां होती है उन पे जो खर्च करना पड़ता है, लोग जल्दी मर जाते हैं, अपनी कार्य क्षमता जल्दी खो देते हैं, इन सब की जो आर्थिक कीमत समाज को चुकानी पड़ती है वो सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू से लगभग 10 गुना ज्यादा है। और इसीलिए सुपरमार्केट्स में भी वाइन को बेचने के इस निर्णय से मैं तो बहुत चिंतित हूं। अगर आपको भी लगता है कि इस निर्णय से फायदे से ज्यादा नुकसान होना है हमारे समाज को, तो फिर आपका मत जरूर सरकार तक पहुंचाइएगा। आप चीफ मिनिस्टर साहब को ईमेल लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, इस विषय पे लोगों से चर्चा कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। केरला गवर्नमेंट ने कुछ महीनों पहले एक निर्णय लिया था कि बस स्टैंड में जो खाली जगहें हैं वहां पर हम शराब बेचेंगे तो सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू मिलेगा। लोगों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया, प्रदर्शन किए, तो कुछ ही हफ्तों में सरकार ने इस निर्णय को वापस लिया। तो आप क्या सोचते हैं? इसका फर्क सरकार को जरूर पड़ता है। मुद्दा यह है कि इस निर्णय का विरोध करने की जरूरत आपको लगती है या नहीं। दोस्तों, इस गलतफहमी में मत रहना कि आग हर तरफ लगी होगी बट मेरे घर को आग नहीं लगेगी। एक सुरक्षित वातावरण जहां पर नशीले पदार्थ जिनकी आदत लग जाती है, इन्हें आकर्षक स्वरूप में पेश कर कर बच्चों को बेचा न जाए, ऐसे एक सुरक्षित वातावरण में पलने बढ़ने का एक मौका मिलना, ये हमारे आने वाली पीढ़ी का हक है और इस हक का हम सबको मिलकर संरक्षण करना है। जय हिंद।